हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जी के। आज ये पॉलिटी मैराथन की तीसरी क्लास है, तीसरा पार्ट है आज ये उसका, जिसके अंदर आज हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, ठीक है, यहाँ की नागरिकता के बारे में हम लोग टोटल 25 सवाल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग दो पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग टोटल 25 सवाल डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 2024, 25 और 2026 के एग्जाम्स में जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में यूपी के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बिहाफ पर जितने सवाल और अभी नए बन सकते हैं उनको लेकर के हम लोग पूरी प्रैक्टिस करेंगे और ये दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का पार्ट वन किससे संबंधित है? पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए किससे संबंधित है जो आपका पार्ट वन है कॉन्स्टिट्यूशन का। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से है, नागरिकता सिटीजनशिप से है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किससे है बताइए। तो जो आपका पार्ट वन है वो किससे है आपका? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। और जो आपका सिटीजनशिप है ये आपका पार्ट टू से है, ओके। और फंडामेंटल राइट आपका पार्ट थ्री से है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं यानी नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टेंट स्टेट? जो भी आपका नया राज्य वगैरह बनता है, ठीक है, उसका नाम वगैरह, ठीक है, और उसकी बाउंड्री वगैरह कहाँ से मतलब काट करके बनाया गया है, वो सारी चीज़ें किस आर्टिकल के तहत होती हैं? बताइए। आर्टिकल टू, आर्टिकल थ्री, आर्टिकल फोर या फिर आपका आर्टिकल वन। तो ये होता है आपका अल्ट्रेशन वाला जो काम होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन, ये आपको होता है आर्टिकल थ्री में, ऑप्शन बी, ठीक है। देखो इसमें चार आर्टिकल आते हैं टोटल इसके अंदर, ठीक है। पार्ट वन होता है, ये चार आर्टिकल आते हैं। एक तो वन पहले नंबर पे जो आपका आता है वो कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। दूसरा जो आर्टिकल आता है वो कहता है एडमिशन की बात करता है, ठीक है। एडमिशन, कोई भी नया स्टेट वगैरह बनकर के तैयार होगा उसका भी जो नाम पता होगा वो सारा सब कुछ किसके नाम किस आर्टिकल के तहत होगा, वो होगा आपका आर्टिकल टू के तहत, ठीक है। ये आर्टिकल वन है, ये आर्टिकल टू। आर्टिकल थ्री क्या कहता है? आर्टिकल थ्री कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड एल्ट्रेशन, जो इस क्वेश्चन में बोला गया है। ये होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड एल्ट्रेशन, ठीक है। बाउंड्री वगैरह जो काटते हैं उसको एल्ट्रेशन, ठीक है। और एक होता है आपका आर्टिकल फोर। आर्टिकल फोर क्या कहता है? आर्टिकल फोर ये कहता है कि आपका आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमें कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन में अगर कुछ भी हो रहा है तो नो अमेंडमेंट, ठीक है। तो हमें आर्टिकल जो 368 है आपका, उसके तहत हमें कोई भी आर्टिकल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी नया राज्य बन करके तैयार हो रहा है, उसका जो भी नाम वगैरह रखा जा रहा है तो हम अपने देश के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को। तो हमें उसके लिए कोई संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी आपकी कितनी होती है? 51%, मतलब 50% प्लस जो होती है आपकी, ठीक है। जैसे 100 सीट हैं तो 100/2 + 1, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल मेजोरिटी हो जाती है, इसी से काम चल जाएगा। हमें कोई वो काम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है मतलब संविधान में संशोधन करें, हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हो 2/3 की, ठीक है। ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। आर्टिकल थ्री फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड एल्ट्रेशन, ठीक है, उसके लिए भी हमें कोई नया वो नहीं चाहिए कि हमें संविधान में संशोधन करना है या फिर हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये हम लोग सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका यूपी काट करके आपका उत्तराखंड बनाया था ऊपर से, ठीक है, तो वो सब कुछ सिंपल मेजोरिटी से हो गया था, ओके। तो यही कहता है कि आर्टिकल फोर कि जो कुछ भी आर्टिकल दो और तीन के अंदर होगा उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो खाली सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा, ओके। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के पार्ट दो में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? बताइए भैया। नागरिकता से कौन से पार्ट दो में, ठीक है, पार्ट दो में पूछ रहा है। पार्ट दो जो है आपका कौन सा है? पार्ट दो आपका है सिटीजनशिप, ठीक है।
तो बताइए कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। 1 से 4 तक आते हैं, 5 से 11 तक आते हैं, 12 से 18 आते हैं, 19 से 22 आते हैं। तो 1 से 4 तो आते हैं पार्ट 1 के अंदर, और इसका आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप वाले का पार्ट 2 का 5 से लेके 11, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 1 के बारे में। ऑप्शन ए राज्यों का संघ, बी राज्यों का महासंघ, सी एकात्मक राज्य यूनिटरी स्टेट, या फिर डी है आपका परिसंघ कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो बताइए आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन ए। ठीक है, राज्यों का संघ। अभी मैंने बताया था आपको आर्टिकल 1 के बारे में। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। चेंज इन नेम्स ऑफ स्टेट, राज्यों के नाम में परिवर्तन, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तीसरा कहता है अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, या फिर आपका सिटीजनशिप, नागरिकता। तो अभी मैंने आपको बताया था जो आपका आर्टिकल 2 है वो क्या कहता है, वो कहता है आपका एडमिशन की बात करता है। ठीक है, कि जो भी नए राज्य का एडमिशन वगैरह हो रहा है, जो भी उसका नाम वगैरह रखा जाएगा, वो सब कुछ आर्टिकल 2 के तहत होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन के संबंधित विधेयक संसद में किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 3 अ बिल relating a alteration of new area of the area boundaries or name of a state can be introduced in parliament only on whose recommendation। ये भैया बताओ किसकी रिकमेंडेशन पे, किसकी सिफारिश पे हम इस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर पेश कर सकते हैं, इस बिल को। अगर हम कोई नया राज्य बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी एरिया को, बाउंड्री को काट करके हम नया दूसरा राज्य बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये हम किसकी सिफारिश पे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्टिकल 3 के अंतर्गत संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। अंडर आर्टिकल 3 हाउ डू द व्यूज ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर अफेक्ट्स पार्लियामेंट। बताओ भैया किस तरीके से उस पर प्रभाव डालते हैं। वे संसद पर बाध्यकारी होते हैं, वे राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होते हैं, वे संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्यकारी होते हैं। देखो ये होता क्या है कि आपका मतलब हुआ क्या, मतलब जब आपका कोई स्टेट है उसको काट करके हमें एक नया राज्य बनाना है, उसकी बाउंड्री में अल्ट्रेशन वगैरह कुछ भी करना है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस राज्य से पूछेंगे। ठीक है, उनको टाइम देंगे कि भैया हम आपके राज्य के साथ में ऐसा करना चाहते हैं और आप बताइए हमें। ठीक है, उनको मौका दिया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर वो लोग अगर बोलते हैं ठीक है तो हो ही जाना है, अगर उन्होंने मना भी कर दिया तो भी वो बाध्य नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट वो मना कर देगी या प्रेसिडेंट जो है वो मना कर देंगे कि नहीं राज्य मना कर रहा है। सारा का सारा फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के हाथ में रहेगा। ठीक है, वे संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, वो पूछेंगे जरूर उनसे। ठीक है, और ये आपका अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट 5th हुआ था, उसमें इसको बोला गया था कि आप एक बार राज्य से जाकर के भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी चलाओगे, सेंट्रल में आप हो, पावर है तो आप कुछ भी कर दोगे। ठीक है, तो एक बार वो राज्य से पूछेंगे, उस स्टेट से। अगर वो बोल देगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो फिर भी फाइनल डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन अधिनियम क्यों नहीं माना जाता है। बताओ क्यों नहीं माना जाता। अभी ऊपर बताया था मैंने, क्योंकि वे राष्ट्रपति बनाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 4 उन्हें आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानता, सी क्योंकि वे केवल राज्य विधानमंडल बनाते हैं, डी क्योंकि उन्हें न्यायपालिका बनाती है। तो ये मैंने अभी बताया था आपको, आर्टिकल 4 जो है वो ये कहता है कि वो संविधान के अंदर संशोधन नहीं माना जाता, उनको वो सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाते हैं पास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है हमारे देश में हो रही है, ठीक है, अपने अंदर ही हो रही है, और क्या नाम है, या इसके अंदर एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे देश के अंदर अगर मतलब कोई भी अगर बाहर का अगर कोई हमें ऐड करना है ना एरिया, इंडिया के अंदर बाहर का, मान लीजिए पाकिस्तान का कुछ एरिया ऐड करना है, तो उसके लिए भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें संशोधन करना पड़े। ठीक है, बिना संशोधन के ही हो जाएगा वो काम भी। लेकिन अगर हमें इंडिया का कुछ पार्ट दूसरे अगर स्टेट को देना पड़ा, बाहर में किसी कंट्री को, तो संशोधन करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर हमें किसी को देना है इंडिया में से किसी पार्ट को काट के, तो हमें संशोधन करना पड़ेगा। और अगर हमारा इंडिया के अंदर ही हमें कुछ
चीज़ें कर रहे हैं, अपने स्टेट को काट के एक नया राज्य बना रहे हैं, या फिर हम बाहर से किसी भी चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, तो सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, उसके लिए हमें कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं है। बस संशोधन जब करना है जब हम किसी को देंगे, ठीक है। इसका आंसर बता दिया मैंने, बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है, बताओ। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप गिवन। सिटीजनशिप किस पार्ट के अंदर है, ये पता ही होगा आपको। इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के प्रभार के समय नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त महत्वपूर्ण थी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सिटीजनशिप एट द कमिंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो आपकी नागरिकता की कौन सी शर्त मानी गई थी जब आपका संविधान बना था, जब की याद रखना, ठीक है। 1955 में जो आपका सिटीजनशिप एक्ट आया था तब की नहीं, ठीक। भारत के अधिवास, ठीक है, डोमिसाइल ऑफ इन इंडिया, बर्थ ओनली इन इंडिया, केवल जन्म भारत में होना, हैविंग ओनली इंडियन पेरेंट्स, रिसाइड इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। तो बताओ भैया उस वक्त कौन सी शर्त थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था लिखी गई थी, तो वो थी आपकी डोमिसाइल इन इंडिया, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका एक एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। उसमें फिर इस चीज़ को, ये चीज़ जो थी बर्थ को हो गया और आपका हैविंग ओनली पेरेंट्स इन इंडिया, ये वाला, ये सब इसके अकॉर्डिंग लिया गया था, ओके। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 6 मुख्यतः किन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। जो आर्टिकल 6 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, भारत में रहने वाले सभी विदेशी। बताइए भैया ये किससे रिलेटेड है। तो ये है आपका पाकिस्तान से जो लोग उस टाइम पर इंडिया आए थे उनके लिए, उनसे ये रिलेटेड है आर्टिकल 6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आज नंबर नहीं पड़े यार, यहाँ पे नीचे तो दिखा रहा है, चलो कोई नहीं, पेज पे दिखा रहा है, पता नहीं कैसे छूट गए नंबर, चलो कोई नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है। आर्टिकल 7 किससे रिलेटेड है। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की नागरिकता, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, नागरिकता का त्याग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति की नागरिकता। ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति उसके बाद फिर लौट करके दोबारा भारत आ गए, ये उनके लिए है, ठीक है। पहले तो मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से फिर दोबारा इंडिया आ गए, ठीक है। ये उस चीज से रिलेटेड है आर्टिकल 7 आपका, ठीक है, आर्टिकल 7 जो है, ओके। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 8 किस वर्ग के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 8 बताओ किससे रिलेटेड है। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, भारत में जन्मे विदेशी, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, केवल शरणार्थी, रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी वगैरह होते हैं, या उनसे रिलेटेड है ये। तो ये बताओ भैया किससे रिलेटेड है। ये है आपका विदेशियों से, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। अगर कोई मतलब इंसान है जो हमारा इंडिया को छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता वो अगर ले रहा है, तो बताओ कौन सा उसके लिए आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल 6 लगेगा, 7 लगेगा, आर्टिकल 9 लगेगा, या आर्टिकल 11 लगेगा। तो वो लगेगा आर्टिकल 9। और इसके अंदर क्या होगा, क्या कि अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता उसकी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। इंडिया की सिटीजनशिप फिनिश, ठीक है, अपने आप उसकी नागरिकता फिर यहाँ से खत्म हो जाएगी, ओके। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट। आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 है, या फिर आपका आर्टिकल 11 है। तो बताओ भैया कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। तो बताओ भैया कौन सा है। आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 या आर्टिकल
11, तो वो है आपका आर्टिकल 10। ठीक है, अब ये कैसे है, एक्चुअली में है क्या कि आर्टिकल 26 जनवरी 2050 से जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाला था उस टाइम पर, उस समय जो है आपका आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 लिख देता हूँ मैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और 8 के तहत जिनको भारत की नागरिकता मतलब मिल चुकी थी, ठीक है, उस टाइम पर, इसके तहत जिनको मतलब भारत का नागरिक माना गया था, ठीक है, तो वो भारत के नागरिक ही रहेंगे। कब? 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के समय इन आर्टिकल के तहत 5, 6, 7, 8 के तहत जिनको इंडिया का नागरिक मान लिया था कि ये भारत के नागरिक हैं, तो फिर वो भारत के नागरिक ही रहेंगे। ठीक है, ये बात कहता है आर्टिकल 10। ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है? बताओ भैया, लॉ बनाने की शक्ति कौन देता है सिटीजनशिप के ऊपर, नागरिकता के ऊपर? 5 देता है, 8 देता है, 10 देता है या आपका 11 देता है? तो लॉ बनाने की जो पावर है ना, वो है आपका आर्टिकल 11 के पास, ऑप्शन डी। ठीक, पीछे वाले पे लगा दिया मैंने, टिक लगा दिया। अगला देखते हैं, भारत में नागरिकता किस सूची का विषय है? सिटीजनशिप इन इंडिया इज अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन विच लिस्ट? स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है या आपकी लोकल लिस्ट है? तो मैंने आपको बताया था 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है कौन सी लिस्ट है? तो ये है हमारी यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आती है सिटीजनशिप। ओके, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के पार्ट 1 में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया था, पार्टिकल 1 में बताओ भैया कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या आपके 7 हैं? तो आपके पार्ट 1 में आते हैं आपके आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, तो टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के पार्ट 2 में कुल कितने अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? हाउ मैनी आर्टिकल्स इन पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? पार्ट 2 के अंदर कितने आर्टिकल हैं जो सिटीजनशिप से हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? तो आपके सिटीजनशिप के जो अंदर आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 5 से लेकर के 11, तो कितने हो गए? ये टोटल हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के पार्ट 1 का विषय नहीं है? बताओ, पार्ट 1 का विषय नहीं है इनमें से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है भाई, एल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज है भाई साहब, सिटीजनशिप ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चेंज इन नेम्स ऑफ स्टेट ये तो है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 का है और ये जो है आपका पार्ट 2 का है, सिटीजनशिप जो है आपकी पार्ट 2 के अंदर है। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति देता है? विच आर्टिकल गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू चेंज द नेम ऑफ ए स्टेट? पार्लियामेंट को बताओ भैया कौन सा आर्टिकल है जो पावर देता है? आर्टिकल 1 देता है, आर्टिकल 2 देता है, आर्टिकल 3 देता है या आपका आर्टिकल 4 देता है? तो जो आपको पावर देता है पार्लियामेंट को वो देता है आपका आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, ये पावर देता है आपका पार्लियामेंट को किसी भी राज्य का नाम बदलने की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाया गया कानून किससे संबंधित प्रावधान कर सकता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 मे प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ भैया किससे कर सकता है वो? केवल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, गलत है। प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों में आवश्यक संशोधन, ये बताता हूँ मैं अभी। सिटीजनशिप से करेगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से करेगा। तो इसका आंसर कुछ लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो मैं बताता हूँ, आपका एक तो शेड्यूल 1 होता है, ठीक है, जो आपका कहता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। एक होता है आपका शेड्यूल 4 जो कि कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ओके, अब इसमें होता क्या है कि जो भी आपका क्या नाम है पार्ट 1 के अंदर होगा, ठीक है, किसी स्टेट का नाम चेंज हो रहा है या किसी को स्टेट को काट करके अलग किया जा रहा है, तो वो आपका जो शेड्यूल्स है ना, जो आपके 12 शेड्यूल दिए गए हैं, उनमें से जो पहला शेड्यूल है स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, वो सारा का सारा इसके अंदर लिखा जाएगा। उसका नया नाम वगैरह जो कुछ भी होगा वो आपका इसके अंदर लिखा जाएगा शेड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, और वो होगा कौन से आर्टिकल से एडमिशन होगा, किस आर्टिकल से उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा, एल्ट्रेशन होगा, वो आपको मैं बता चुका हूँ।
लेकिन उसका जो नाम वगैरह होगा ना वो लिखा जाएगा शेड्यूल 1 में, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद क्या होगा, जब नया राज्य आपका बनकर के तैयार हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कुछ सीट्स वगैरह होंगी राज्यसभा वगैरह की, तो वो सीटों का जो बंटवारा होगा, एलोकेशन होगा, वो आपका शेड्यूल 4 में होगा कि भैया कितनी सीट्स वगैरह हैं राज्यसभा की। जैसे यूपी के अंदर 80 सीट हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग हैं, तो कितनी सीटें होंगी उसके अंदर वो कहाँ लिखा जाएगा, शेड्यूल 4 के अंदर लिखा जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार 4 के अनुसार, अनुच्छेद 4 के अनुसार आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाया गया कानून किससे संबंधित प्रावधान कर सकता है, तो भैया वो शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4th, ठीक है, इसी से करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के पार्ट 2 का मुख्य विषय क्या है, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ ये पार्ट 2 का मेन विषय क्या है उनका, उसका जो मेन वो है विषय है वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये तो पार्ट 1 का है। नागरिकता, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो सभी को पता होगा जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप कहता है आपका, ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11, ठीक। ये वाला आपका पार्ट 1 है, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, ठीक है, सही बताना है। आर्टिकल 1 सिटीजनशिप है, गलत है भाई। आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 9 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है, 9 तो आएगा नहीं सिटीजनशिप का ये तो। आर्टिकल 11 कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी आपका सिटीजनशिप में आता है, लॉ बनाती है। 11वां क्या कहता है, जो भी नियम कानून बनेगा नागरिकता के लिए वो आर्टिकल 11 कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन वाला, ठीक है। फॉर्मेशन जो भी होगा आर्टिकल 3 में और एडमिशन होगा आपका आर्टिकल 2 में, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताओ भैया पार्ट 1 और 2 के संबंध में कौन सा सही है, इनमें से बताना है। पार्ट 1 कहता है डील्स विद द सिटीजनशिप, गलत है पहला वाला, तो पहला सिटीजनशिप कहता ही नहीं है। पार्ट 2 कहता है, पार्ट 1 डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 कहता है सिटीजनशिप, यही सही है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं, अरे हो गए भाई, अरे नंबर नहीं बढ़े यार, पता नहीं क्यों, चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 25 सवाल जो कि हमने डिस्कस कर लिए पूरे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, ठीक है, जो भी था वो मैंने बता दिया, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर। स्टार्टिंग में देखो 2 ही सवाल इसमें पूछे गए थे, एक तो यही वाला पूछा गया था, ठीक है, और इसके आगे पूछा गया था, एक ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, एक ये पूछा गया था इसमें, ठीक है, ये बता दिए मैंने आपको। बाकी के फिर सवाल जो भी हैं प्रैक्टिस के तौर पर मैंने सारे करवा दिए हैं आपको, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। अब बाकी अगले नया टॉपिक जो भी होगा, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, वो थोड़ा बड़ा है, अगर एक पार्ट में नहीं हो पाएगा तो उसको 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वहाँ से सवाल आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी बहुत मिलेंगे वहाँ से, और ठीक है, ज़्यादा पुराने सवालों पर मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है, उससे पीछे और रिसेंटली वालों पे जा रहा हूँ, 2024, 25, 26 में जो भी सवाल आपके यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह में, एसआई में, कांस्टेबल में पूछे गए, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया था, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होगा, क्या नाम है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में, ठीक है, डाउट नहीं होगा, पूरा क्लियर मैंने कर दिया था, ठीक है। आर्टिकल 4 में यही बोला गया है कि वो अमेंडमेंट वगैरह हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ओके, बाय बाय।